तुम सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा। सो गाइज, वेलकम टू पढ़ाई की टंकी। और आज हम पढ़ाई की टंकी पे करने वाले हैं क्लास 11th सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का पार्ट 2। तो यार आई होप तुम्हें पार्ट 1 में मज़ा आया होगा और पार्ट 2 में भी तुम्हें ऐसे फुल टूस मज़ा आए। तो यार अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो यार आ गए मेरा इंट्रो देखकर, मतलब पीकेटी का इंट्रो देखकर। तो यार अब हम शुरू करते हैं हमारे पार्ट 1 से, पार्ट 2 से। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी की। अब आपने पार्ट 1 में कुछ थीम्स पढ़ी होंगी मेरे साथ, तो उन थीम्स में से ये थर्ड थीम है। और हाँ, आपके लिए एक वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप पार्ट 1 देखे बगैर पार्ट 2 में आए हो तो प्लीज़ ऐसा घोर अपराध मत करना, क्योंकि इससे ना तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि जो भी मैं समझा रही हूँ हो जाएगा तुम्हारे सर से ऊपर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा फिर वो, लेकिन तुम्हारे भेजे में नहीं घुसेगा। तो यार अब हम शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट 2 से। और इस थीम में हम समझेंगे कि यार सोशियोलॉजी होती क्या है ना। तो आपने पढ़ा होगा पिछले पार्ट 1 में कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का मेन काम होता है सोशियोलॉजी को एज एन इंटरकनेक्टेड होल सोसाइटी पढ़ना। मतलब कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमने समझा था कि वहाँ पर कितनी सारी डाइवर्सिफिकेशन होती है। ऐसा तो नहीं है इतने सारे ग्रुप्स में, इतनी सारी सोसाइटीज़ में एक भी कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन नहीं होगी। होती है ना कॉमन, जैसे वोटिंग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दलित लोग ही वोट करते हैं, नॉर्मल कास्ट वोट नहीं करती, है ना। ऐसा नहीं होता, सबकी कुछ ना कुछ कॉमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काफ़ी सारे ग्रुप्स में कोई चीज़ कॉमन होती है तो उससे एक इंटरकनेक्टेड होल बनता है। और उसके बाद हम फिर सोसाइटी को एज एन इंटरकनेक्टेड होल स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के अंडर, है ना। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ एंड सोसाइटीज़। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज़ आवर ओन बिहेवियर एज सोशल बींग्स। तो यार अब तुम सोच रहे होगे ना यार डेफिनेशन नहीं आ रही। लो आ गई डेफिनेशन। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन ये कहती है कि इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन की सोशल लाइफ की, हम कैसे रहते हैं हमारे आसपास के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, है ना। या फिर हमारे स्कूल में हम कैसे रहते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में हम कैसे रहते हैं, है ना। और इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं, मतलब मोटा मोटा क्या सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, वो होता है हमारा ओन बिहेवियर एज सोशल बींग्स। मतलब आप अगर किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं तो आप कैसा बिहेव करते हो, या फिर अगर आप बिल्कुल ही किसी अलग से सोशल सिचुएशन में पड़ गए तो आप कैसा बिहेव करते हो, है ना। यार अब आप सोच रहे होगे कि ऐसी बात तो नहीं है कि ऐसा कभी कोई सब्जेक्ट नहीं कर पाया, काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे करते हैं, है ना। सोशियोलॉजी ने इसमें क्या उखाड़ लिया। ऐसे काम तो भाई फिलोसोफर्स और रिलीजियस टीचर्स भी करते रहते हैं, है ना। इतने सारे टीवी चैनल पे लोग भाषण देते रहते हैं। सोशियोलॉजी ने क्या उखाड़ लिया इसमें। यार देखो, फिलोसोफर्स, रिलीजियस टीचर्स, ये सब पता है अपनी सोसाइटी को देखकर अपनी लाइफ के बारे में राइटिंग्स करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में टीचिंग करते हैं। लेकिन अगर उन्हें बिल्कुल ही किसी अलग ही सोसाइटी के बारे में स्टडी करना हो तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उनको वो चीज़ ऑब्जर्वेबल नहीं है उनके लिए, उनको वहाँ जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें चीज़ समझ में आएगी, है ना। तो ये काम रिलीजियस टीचर्स और फिलोसोफर्स नहीं करते, ये काम सोशियोलॉजी करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट करते हैं। तो इसलिए इनका काम यहाँ पर इन्हांस होता है, इनका काम यहाँ पर हमें दिखता है ना। फिलोसोफर्स और रिलीजियस टीचर्स ये काम नहीं करते,
ठीक है। अब हमारे ना अलग ही नोशंस होते हैं सोसाइटी के बारे में, ठीक है। वो नोशंस कभी तो कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, है ना। कॉमन सेंस यार क्या होती है, क्योंकि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो इसको यहीं पर एक बार डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। कॉमन सेंस जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में है, और ना कॉमन सेंस सबके लिए अलग अलग भी हो सकती है। हम कहते हैं ना कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन दीज डेज, क्योंकि वो कॉमन नहीं है। अगर मेरे लिए कॉमन सेंस कुछ और कहती है, तो तुम्हारे लिए कॉमन सेंस कुछ और भी कह सकती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ फिलोसफर्स एंड रिलीजियस थिंकर्स आर ऑफन व्हाट इज इमोरल और मॉरल इन ह्यूमन बिहेवियर। अब यार देखो, जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं और फिलोसफर्स होते हैं, वो क्या बात करते हैं कि नहीं यार ये गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये सही है, तुम्हें ये करना चाहिए, है ना। वो मॉरल और इमोरल की बात करते हैं, सही और गलत की, है ना। या फिर सही तरह से जीने की वजह, मतलब क्या तरीका क्या है सही तरह से जीने का, है ना। या फिर एक गुड सोसाइटी क्या होती है, जहाँ मतलब फिलोसफर्स क्या बोलेंगे या रिलीजियस टीचर्स क्या बोलेंगे, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई हों, है ना, वो एक गुड सोसाइटी हो गई, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी में और भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा भी और लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रेस के लोग हैं, है ना। तो उसको हम एक साथ एक ही चीज़ पे फोकस करके नहीं पढ़ सकते। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे सोशियोलॉजी बात करती है ना। ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी नॉर्म्स और वैल्यूज़ की बात ही नहीं करती, लेकिन सोशियोलॉजी क्या है, इंटरकनेक्टेड होल पढ़ती है, तो वो किसी एक चीज़ के बारे में बात नहीं करेगी, जैसे कि हमारे रिलीजियस थिंकर्स और फिलोसफर्स करते हैं, है ना। अब एम्पिरिकल स्टडीज़ ऑफ सोसाइटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। एम्पिरिकल स्टडी का मतलब क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस करना और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना, ठीक है। It means when a sociologist study a society, he is willing to observe and collect findings even if they are not to her or his personal likings। अब हम सोशियोलॉजिस्ट के काम और उनके बिहेवियर के बारे में कुछ समझेंगे। अब यार देखो, होता क्या है कि सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, किसी जगह से कलेक्टिंग करना, या फिर कुछ अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ का एक वो समझना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजिस्ट जो है वो एक बहुत ही अपर क्लास का है, ठीक है। तो वो हो सकता है उसकी पर्सनल लाइकिंग ना हो किसी लोअर क्लास की स्टडी करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके साथ रहना, उसका रहन सहन समझना, ठीक है। लेकिन समझो ना, सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है। अगर सोशियोलॉजिस्ट ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा तो भाई सोसाइटी को स्टडी कौन करेगा, सोच के देखो कभी, है ना। तो सोशियोलॉजिस्ट अपनी पर्सनल लाइकिंग्स के बेसिस पे काम नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब है कि सोशियोलॉजिस्ट की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? अरे नहीं भाई, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें लोगों को समझाएं कि भाई सोसाइटी ऐसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो, सोसाइटी ऐसी है। या फिर अगर हमें सोसाइटी को अच्छा बनाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, ये जो तुम कर रहे हो ना ये एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है ना। तो सोशियोलॉजी ने बहुत ही पहले से अपने आप को ना साइंस की तरह समझा है। कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन पे कभी उसने अपने आप को स्थापित नहीं करा, कभी अपने आप को एज कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसने कोई स्टडी नहीं करी। सोशियोलॉजी एक साइंस है, ठीक है। तो अब हम सोशियोलॉजी में कॉमन सेंस की बात नहीं करते, फिलॉसफी की बात नहीं करते, रिलीजन की बात नहीं करते, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो हर चीज़ साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू करता है, ठीक है। अब यार सोशियोलॉजी साइंस है तो काफ़ी ज़्यादा डिबेट रही है इस बारे में कि वो नेचुरल साइंस है या ह्यूमन साइंस है, कि अगर उसमें हम रिसर्च करें तो क्वांटिटेटिव करें या क्वालिटेटिव करें, कि हम क्वांटिटी को प्रेफर करें या क्वालिटी को प्रेफर करें, ठीक है। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज, यार मैंने बताया था ना कॉमन सेंस सोशियोलॉजी का बहुत जगह तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, सुनने में आएगा, सॉरी समझ में भी आएगा जब तुम समझोगे, है ना। तो यार अब हम बात करते हैं कि इतना ज़्यादा हमने इस पे प्रकाश क्यों डाली हुई है ना। तो यार देखो, होता क्या है कि ना हम सब इंसान जो है हमारे पास क्या है, मतलब दिमाग है, तो हम कॉमन सेंस लगाते हैं हर चीज़ में, हर चीज़ को अपनी तरह से करने की सोचेंगे। लेकिन नहीं, हमारी जो कॉमन सेंस है ना वो क्या होती है, अपने आप पे, अपने लाइफस्टाइल पे बेस्ड होती है।
अब यार हम किसी और के कॉमन सेंस से तो सोच नहीं सकते, लेकिन ये काम ना सोशियोलॉजिस्ट करते हैं। वो अपने कॉमन सेंस से नहीं, दूसरे के कॉमन सेंस से नहीं, वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, है ना। सोसाइटी का कॉमन सेंस देखते हैं वो, उसके हिसाब से वो अपनी सोशियोलॉजी की स्टडी निकालते हैं या स्टडी करते हैं, ठीक है। We have seen how sociological knowledge is different from your logical and philosophical observations. Likewise, sociology is different from common sense observations. अब common sense observation होती क्या है यार? Common sense observation ना हमारी अपनी natural भावना जो आती है किसी चीज़ को समझ के, जो भी आपका दिमाग सबसे पहले कहता है वो होता है। अब उसमें आपका दिमाग कह रहा है, आपका लॉजिक कह रहा है, कोई उसमें कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुई हुई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ हुआ। और सोशियोलॉजी है एक साइंस, तो साइंस यार एक्सपेरिमेंट के बिना तो काम नहीं करती, है ना। यू ऑल्सो नो दैट। तो मतलब कॉमन सेंस की ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक होती है और इंडिविजुअलिस्टिक होती हैं, ठीक है। वो एक स्पेक्टेकुलर रिजल्ट आपको नहीं दे सकती। Sociology has a body of concepts, method and data. No matter how loosely coordinated, this cannot be substituted by common sense. It is unreflective since it does not question itself or its origin. Why do I hold this view? अब यार देखो, सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस अलग क्यों है, हम इसको और डिटेल में समझेंगे। क्योंकि यार कॉमन सेंस, आपने फॉर एग्जांपल कोई नोशन बनाए या फिर आपकी कॉमन सेंस कुछ कहती है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो यार कितनी बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन नहीं करते अपने आप को कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। या फिर कोई बूढ़े अंकल जो कि 1950 वाले ख्यालात के हैं, वो ये थोड़ा ना क्वेश्चन करेंगे अपने आप को कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हूँ। अगर मैं जेंडर इनइक्वालिटी में मानता हूँ कि जो विमेन होती है वो इन्फीरियर होती है मेन से, तो मैं ऐसा क्यों मानता हूँ। हालांकि हमें भी पता है ये सोच गलत है, लेकिन वो ऐसा मानते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को क्वेश्चन ही नहीं करा कि ऐसा क्यों है। वो उनकी कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही पले बड़े हैं। उन्होंने हमेशा यही देखा है कि मेन सुपीरियर होती हैं, वुमेन इन्फीरियर होती हैं, राइट। A sociologist must be ready to question our beliefs about ourselves no matter how cherished. अब यार देखो, अगर वही बूढ़े अंकल हैं 1950 वाले ख्यालात के और उनको हम एक सोशियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, ठीक है, तो सोशियोलॉजिस्ट उनकी ये जो नोशन सुनेगा तो वो इसको क्वेश्चन करेगा। अब भाई इतना बूढ़ा इंसान है, मतलब पता नहीं कितने साल पुराना है, तो उसका जो नोशन है, उसका जो थॉट है वो भी पता नहीं कितने साल पुराना होगा। तो इसका मतलब उसका जो थॉट है वो इतना चेरिश्ड है, लेकिन तब भी जो सोशियोलॉजिस्ट है वो उसका बिलीफ को, उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसकी कॉमन सेंस को क्वेश्चन कर रहा है ना। तो ये काम करती है हमारा सोशियोलॉजी, इसलिए वो गलत है क्योंकि सोशियोलॉजी क्वेश्चन करती है और कॉमन सेंस क्वेश्चन नहीं करती। Both the systematic study and questioning approach of sociology is derived from broader tradition of scientific study. अब देखो ये बता रहा है कि अगर हम पावर्टी की बात करें तो हमारा नेचुरल जो निकल कर आता है वो पता है क्या निकल के आता है। पीपल पुअर इसलिए हैं, पीपल गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनको ना काम करना पसंद नहीं है ना, मतलब सबसे बेसिक, ठीक है। और या फिर उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है वो लोग, इसलिए वो मतलब अनपढ़ हैं, बेसिकली अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी क्या कहती है इसी बारे में? सोशियोलॉजी ने कैसे ये जो हम आगे पढ़ेंगे जो स्टेटमेंट निकाली है वो कैसे निकाली है? स्टडीज़ के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, है ना। तो वो कहता है, सोशियोलॉजी ये कहता है कि आजकल जो पावर्टी हम देख रहे हैं ना वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, लोग गंवार हैं, वो इस वजह से होती है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इनइक्वालिटी वाला है। यहाँ पर अगर एक कोई इंसान है जो अपर कास्ट का है वो प्रेफर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल जो लो कास्ट का जो है ना, ठीक है। इस वजह से भाई उस अपर क्लास वाले को तो हमेशा प्रिविलेज मिलेगी, लेकिन जो लोअर क्लास वाला है उससे तो कभी भाई प्रिविलेज ही नहीं मिलेगी। तो जो अपर क्लास वाले हैं वो अमीर अमीर, जो लोअर क्लास वाले हैं वो गरीब गरीब। या फिर इस वजह से होती है कि भाई इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स नहीं है, मतलब जगह, उस जगह पे जहाँ पर पावर्टी हो रही है ना।
कि भाई लोग स्किल्ड तो है लेकिन काम कहाँ करे, पैसे कहाँ से कमाए, जगह ही नहीं है पैसे कमाने की कोई। ठीक है, द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं कि भाई क्या ऐसे लोगों के दिमाग में क्या ऐसा कीड़ा था जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का स्थापना हुई बेसिकली। This is influenced by scientific theories of national evolution and findings about pre-modern societies, categorized into two different societies and distinguished stages in social development. अब यार देखो इसमें क्या सीन है कि ये ना साइंटिफिक थ्योरीज की बहुत ज़्यादा बात करता है, क्योंकि सोशियोलॉजी एक साइंस है ना। तो ये बात करता है नेशनल एवोल्यूशन की, कि भाई लोगों का जो एवोल्यूशन है, लोग कहाँ से इवॉल्व हुए, उसकी वजह से वो सोसाइटी को स्टडी करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि भाई एक प्री मॉडर्न सोसाइटी है और एक मॉडर्न सोसाइटी है, कि ऐसे सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है ना। कैसे सोशल डेवलपमेंट्स जो हैं वो कैटेगराइज्ड हैं, कैसे अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, है ना। These features reappear in the 19th century in words of early sociologists ऑगस्टे कॉम्टे, कार्ल मार्क्स एंड हर्बर्ट स्पेंसर। अब हम इनका नाम आगे बहुत बार सुनने वाले हैं, ठीक है, और ये जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी इन तीनों की देन है। टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है, एक तो भाई तुम्हारी प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ हो गई जहाँ पर हंटर होते थे, गैदरर्स होते थे, पैस्टोरल होते थे, एग्रेरियन एंड नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। अब यार ये देखो, ये जो टाइम है ना बेसिकली ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का, है ना, जहाँ पर लोग लेबरर्स तो नहीं थे, वहाँ पर क्या थे भाई, पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, लोगों को पैसे के बारे में इतना नहीं पता था, है ना। हंटर थे, मतलब जो जानवरों को मारते हैं उनका फिर सेल करते हैं, ठीक है, और ऐसे लोग थे। दूसरी टाइप ऑफ सोसाइटी जो हमारी आती है वो थी मॉडर्न सोसाइटी, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, बेसिकली द इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। अब हम इसके बारे में भी आगे बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो यार देखो, अब यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, एक सोशल डेवलपमेंट हुआ, प्री मॉडर्न सोसाइटी जहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और एक मॉडर्न सोसाइटी जहाँ पर काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी थी। Such an evolutionary vision assumed that the West was necessarily the most advanced and civilized. Non-Western societies were less developed and barbaric. ठीक है, अब यार हुआ क्या, वो बता रहे हैं कि जो रेवोल्यूशनरी विजन होता है वो ये कहता है कि जो हमारा वेस्टर्न साइड थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, मतलब लोगों के पास तब भी थोड़ा ज़्यादा समझ थी कि किसी चीज़ के बारे में, लेकिन जो नॉन वेस्टर्न थी ना भाई वो तो बहुत ही गलत था, मतलब वहाँ पर वायलेंस भी होता था और गलत काम भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। अब जो इंडियन का कॉलोनियल एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं हम इसके बारे में कि भाई हमने कैसे परसीव करा उन्हें। आपको पता होगा कि जब EIC आई थी इंडिया में तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, है ना, कि भाई आए हैं लोग बाहर से हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब हमें पता चला कि भाई वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं, वो लोग थोड़े क्रूअल हैं, तो कैसे अलग अलग सबके आइडियाज़ थे उस चीज़ के बारे में। कोई कहता था कि भाई हमें हाफ इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई कहता था हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए, ठीक है। तो कोई कहता था कि भाई नहीं, हमें तो बिल्कुल ब्रिटिशर्स के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना है, हमें नहीं चाहिए कोई फ्रीडम वगैरह। तो ये देखो इसमें कितना अलग अलग एक्सपीरियंस है, कितने अलग अलग इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ है हर इंसान के, ठीक है। Has to be seen in this light, Indian sociology reflects this tension which go far back, history of British colonialism and the intellectual ideological response to it, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डार्विन भाई साहब के किसी आइडिया को, ठीक है। Darwin's idea about organic evolution were a dominant influence on early sociological thought, ठीक है। अब ये देखो हुआ क्या, ये देखो यहाँ पर ना तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है बोर हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि ये इंटरेस्टिंग बन जाए। देखो जिस इंसान को बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा he'll be like अरे वाह, बट जिसको नहीं होगा he'll be like अरे यार ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है कि भाई इंसान कैसे बना, ठीक है, प्लांट्स कैसे बने, वो सारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आता है तुम्हारा, ठीक है। तो वो अब ना इसको इन्फ्लुएंस करने लगा, सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने लगा कि भाई
जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंपेयर करा उनकी ऑर्गेनिक लाइफ से कि वो कैसे इवॉल्व हुए, वो जैसे इवॉल्व करे हम उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी सोशियोलॉजी को भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हो गई वहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली अब जब ये उसको इन्फ्लुएंस करने लग गया तो हम क्या करते थे, हमारी सोसाइटी को कंपेयर करते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने कहाँ से समझा है, कहाँ से उसको कंपेरेबल बनाया है, थ्रू ऑर्गेनिक लाइफ की, मतलब ऑर्गेनिक लाइफ की जो हमारी स्टडी थी, मतलब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे हुआ इंसान का। मतलब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जब बात करते हो तब वो तुम प्लांट्स की भी बात करते हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इंसानों की। तो यार तुमने देखा होगा वो वाली पिक्चर जिसमें बंदर से इंसान थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बिल्कुल इंसान बन गया वो। तो वो चीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे वो एक्चुअल में हुआ कैसे था, है ना। कि अगर लोग वैसे इवॉल्व करे तो उनका जो सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी वो कैसे बनी, वो कैसे समझी गई, है ना। दिस वे ऑफ लुकिंग at society as a system of parts, each part playing a given function, influenced the study of institutions like family or the school. The intellectual ideas that went into the making of sociology has in its empirical study. अब यार देखो क्या हुआ, हमने इंग्लिश में जैसे चप करके पढ़ लिया, लेकिन यार इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ना हर चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, फिर एक दूसरे से उसको कंपेयर करा, ठीक है। किससे कंपेयर करा, हमारी सोशल लाइफ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ कि हमारी ऑर्गेनिक लाइफ, भाई हमारा जो एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और हमारा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम अभी हैं उससे कंपेयर करा, ठीक है। तो इसी तरह से लोगों को आइडिया आया कि भाई हम चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो हमें इंस्टीट्यूशंस को भी समझने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हें फैमिली देखना है और अपना वो देखना है, अपना एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो यार तुम कैसे सोचोगे उस चीज़ को। पार्ट्स में डिवाइड करा, फैमिली को अलग, उसको अलग, और सोसाइटी को अलग, फिर एक दूसरे से चीज़ों को कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सिमिलरली स्कूल के साथ तुमने ऐसा करा। अब जो इसके सारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ थे सोशियोलॉजी के बनने में, ये सारे क्या चीज़ है, लोगों ने सोचा, लोगों ने इम्प्लाई करा, सारा काम तुम्हारा दिमाग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मटेरियल का, वो अलग होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो अब इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ जो थे उसने क्या हेल्प करा, सोशियोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन, उसका एक्सपेरिमेंट जितने भी हुए, ठीक है। द इनलाइटनमेंट and Europe intellectual movement of the late 17th and 18th century emphasized reason and great individualism with advancement of scientific knowledge and the growing conviction that the methods of natural science should be and could be extended to study the human affairs, to the study of human affairs. अब यार देखो यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है कि एक इनलाइटनमेंट आई यूरोप से लेट 17th और 18th सेंचुरी में, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि रीज़न, मतलब इंडिविजुअल का कोई चीज़ करने का रीज़न, इस पे हम बात करते हैं, किसी चीज़ का रीज़न या फिर इंडिविजुअल, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर कि इंडिविजुअल की रीजनिंग क्या होती है या फिर कोई रीज़न इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट करता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। अब इसमें ना काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज थी और एक कन्विक्शन थी, मतलब एक मानना था इसमें। वो मानना ये था कि नेचुरल साइंस जो है वो हमें हेल्प कर सकती है ह्यूमन अफेयर्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी सो फार seen as a natural phenomena began to be seen as a social problem caused by human ignorance or exploitation. Therefore, it could be studied and redressed. अब यार देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ना जो हमारा नेचुरल फिनोमिना था ना उसको हम एज अ सोशल प्रॉब्लम देखने लगे। हमने पिछली स्लाइड में बात करी, देखो कि नेचुरल साइंस है, मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंस लगा है ना। तो अब नेचुरल साइंस से क्या समझ में आया कि भाई वो एक सोशल प्रॉब्लम है, कोई इंसान का अपने अंदर का फिनोमेना नहीं है कि वो बंदा कम पढ़ा लिखा है इस वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि भाई वो सोशली एक्सप्लॉइटेड है, लोगों से काम करने
के लिए उसकी क्लास को जज कर रहे हैं, इस वजह से उसे नहीं मिल रही, वो एक्सप्लॉइटेड है। और अगर हम इसे अच्छे से स्टडी करें तो ये प्रॉब्लम का हल भी निकल सकता है, ये रिड्रेस भी हो सकती है। ठीक है, वन वे ऑफ स्टडिंग दिस वॉज सोशल सर्वे। इट वॉज बिलीव दैट ह्यूमन फिनोमिनन कैन बी क्लासिफाइड एंड मेजर्ड। अब यार देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ना एक नई चीज़ लोगों के समझ में आई, वो था सर्वे। अगर हम लोगों का सर्वे करें, लोगों को एज सोशल बींग्स के लिए सर्वे करें पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उनको क्या लगा कि ह्यूमन फिनोमिना जो है कि भाई ह्यूमन्स ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं, या फिर ह्यूमन्स ऐसे क्यों हैं, जैसे भी है क्यों हैं, तो वो हम उसका सर्वे कर सकते हैं और फिर उसको अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और फिर उसे स्टडी कर सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऑगस्टे कॉम्टे जो हैं एक फ्रेंच स्कॉलर हैं, उन्होंने माना ये बात कि सोशियोलॉजी जो है वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी में हेल्प करेगी, मतलब लोगों को सुधारने में, लोगों सोशल इल्स जितने भी हैं दुनिया में उसको हटाने के लिए भी सोशियोलॉजी हेल्प करेगी। तो यारो अब हम बात करते हैं द मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अब यार हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक काफ़ी नया फॉर्म मिला। अब वो कैसे हुआ, कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। देखो अब ना जो हमारी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ थी वो शुरू हो गई है ना, और जो एंटरप्रेन्योर्स थे हमारे उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है, यानी कि जो हमारी लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई। क्यों? क्योंकि आपको कोई यार नया प्रोडक्ट मिलता है जिससे आपको आपके रोज़मर्रा के कामों में आसानी होती है, तो यार ऑब्वियसली ना आपकी लाइफ प्रोडक्टिव होगी। अगर आप कोई काम 2 घंटे में करते थे और आप उसे अब 1 घंटे में या आधे घंटे में कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको और भी चीज़ों का काम करने का मौका मिलेगा, तो आपकी लाइफ एक तरह से प्रोडक्टिव हो गई, है ना। गुड, सर्विस, लेबर, ये सब कमोडिटीज़ बन गए। क्यों? क्योंकि आप इन्हें पैसे देकर खरीद सकते थे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए यानी कि गुड चाहिए तो आप उसको खरीदो, पैसे मिल जाएंगे, मतलब पैसे देकर वो गुड खरीद लो। सर्विस चाहिए, पैसे दो ले लो। लेबर चाहिए आपको अपनी कंपनी के लिए, पैसे दो ले लो, है ना। अब हम देखते हैं लाइफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसी थी। ठीक है, वी टेक अ क्विक लुक एट व्हाट लाइफ इन प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड वाज लाइक। ठीक है, अब एग्रीकल्चर और जो टेक्सटाइल थे वो वहाँ के चीफ ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे। सारे लोग, जहाँ जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के कामों में थे। ठीक है, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स जो थे वो विलेज में रहते थे, कुछ लोग पीजेंट्स थे तो कुछ लैंडलॉर्ड्स, कुछ ब्लैकस्मिथ थे तो कुछ लेदर वर्कर्स। वो सोसाइटी जो थी उनकी काफ़ी छोटी थी पर हायरार्किकल थी, यानी कि डिवीजन था स्टेटस और क्लास के बेसिस पर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू ऑर्डर वॉज डिग्रेडेशन ऑफ लेबर, द wrenching ऑफ वर्क from protective context of guild, village and family. There was declining of status of common laborers, not the skilled craftsmen. अब देखो हुआ क्या, जितने भी लेबर्स थे उनका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, उनका व्रेंचिंग ऑफ वर्क हो गया, यानी कि उनके काम को इतना ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया कि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कई काम होते थे समाज के नाम पे, ठीक है, विलेज के नाम पे, फैमिली के नाम पे, ठीक है, और जो कॉमन लेबरर्स का स्टेटस था वो बहुत नीचे गिरा दिया जा चुका था। लेकिन उन कॉमन लेबरर्स में हम स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की बात नहीं करते, उनका जो स्टेटस था उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया था। ठीक है, द इंडस्ट्रियल सिटी गेव बर्थ टू द कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड। अब हुआ क्या, देखो इंडस्ट्रियल सिटी ने एक अलग ही तरह के नए वर्ल्ड को जन्म दिया। ठीक है, जिससे ना मतलब उस अर्बन वर्ल्ड में क्या था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी पहली बात तो। ठीक है, सूट, ग्राइम, वहाँ का कुछ एसेंशियल चीज़ें थी, मतलब इंडस्ट्रीज़ में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था, दैट इज़ नोन एज सूट। और ग्राइम मतलब बहुत ज़्यादा डर्ट जमी रहती थी काफ़ी सारी जगहों पे, काली परत उसे हम कहते हैं, ग्राइम। ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड स्लम्स थे,
किन लोगों ने वो स्लम्स बैठा रखे थे, बसा रखे थे? न्यू इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जो लोग वहाँ पर काम करने आते थे इंडस्ट्रीज़ में, उन्होंने वो स्लम्स लगाए थे, ठीक है। वहाँ का सैनिटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। जनरल स्कॉलर, मतलब हर जगह पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। यहाँ पर देखो आप, जैसे कितना मतलब उन्होंने वहाँ पर वो रखा है, सूट निकल रहा है, कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, कितनी गंदगी है। देखो कैसे छोटे छोटे घरों में सब इतने लोग रह रहे हैं ना। स्लम्स देखो आप यहाँ पर, है ना। तो यार ये सारी चीज़ें थी। द फैक्ट्री एंड इट्स मैकेनिकल डिवीजन, ठीक है। अब फैक्ट्री और मैकेनिकल डिवीजन के बारे में हम क्या बात करते हैं? लेबर वॉज ऑफन सीन एज डिलिबरेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द पीजेंट्स, आर्टिसन एज वेल एज फैमिली एंड लोकल कम्युनिटी। जो डिवीजन ऑफ लेबर था, फैक्ट्री और मैकेनिकल डिवीजन जो था लेबर का, वो पता क्या था? पीजेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आर्टिसंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फैमिली को, लोकल कम्युनिटी को। और एक और इंडिकेटर क्या दिखा हमें इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी का, कि क्लॉक टाइम शुरू हो गया, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गई वहाँ पर। क्लॉक टाइम एज अ बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब यार आप देखते हो कि आजकल के टाइम में हर चीज़ टाइम होती है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसके क्लाइंट्स हैं, तो उनको भाई कोई काम चाहिए तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए। वो उनकी काम की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे करते हैं तभी उस टाइम तक पूरा हो पाता है काम, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पर भी हुआ, ये चीज़ वहाँ पर भी आ गई कि भाई अगर हमारा क्लाइंट है कोई, उसको इस टाइम तक चाहिए तो चाहिए। तो ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गई वहाँ पर कि लोग काम टाइम की एक्चुअल में कदर करने लगे। वो टाइम पास नहीं करते थे, टाइम स्पेंड करते थे काम करते हुए। तो गाइस इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी होता है खत्म। तो यार अब आएगा पार्ट 3, और पार्ट 3 के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना तुम पार्ट 3 मिस कर दोगे और उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने साइकोलॉजी और इंग्लिश के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि वो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल पर विजिट करने से आसानी से मिल जाएगा।